हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 ऑफ मेंस आंसर राइटिंग। लेक्चर नंबर 3 की मेंस का आंसर हमको कैसे लिखना है। फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली हमने कोशिश की कि क्या वो गलतियां हैं, खासतौर से रीडिंग द क्वेश्चन वर्सेस अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, क्या इंटेंट है, क्या मंशा है, उसको समझना है, उसके हिसाब से बेसिकली आंसर लिखना है, सिर्फ उसको रीड नहीं करना है। लेक्चर नंबर 2 में जो बेसिकली आपके कीवर्ड्स होते हैं, जो डायरेक्टिव्स होते हैं, उसके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया कि चाहे वो डिस्कस हो, चाहे वो नरेट हो, चाहे वो एग्जामिन हो, एनालाइज हो, क्रिटिकली एनालाइज हो, क्रिटिकली एग्जामिन हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे डिफरेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है उन कीवर्ड्स का, और उस मीनिंग के हिसाब से क्वेश्चन की क्या डिमांड होगी, और उस डिमांड के हिसाब से आप क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ेंगे, और अल्टीमेटली क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से जब आपने उसको पढ़ लिया तो उस डिमांड के हिसाब से किस तरीके से उसका आंसर आप लिखना शुरू करेंगे। और इसी सीरीज में जो आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, जो एक्चुअली इस पूरे डिस्कशन को अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ ले जाएगा कि किस तरीके से या कौन कौन से वो कंपोनेंट्स होते हैं एक अच्छे आंसर राइटिंग के। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ ए गुड आंसर, आज हम वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको हम 4 डिफरेंट क्वेश्चंस देंगे जो एक्चुअली आपको फूड फॉर थॉट होगा, जिसके आंसर्स हम अगले लेक्चर में डिटेल में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3 ऑन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस आंसर राइटिंग। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, किसी का भी पार्ट हो, चाहे वो जीएस का पार्ट हो, चाहे वो ऑप्शनल का पार्ट हो, मैं तो कहूंगा इनफैक्ट चाहे वो ऐसे हो या एथिक्स हो, सभी क्वेश्चंस के, सिचुएशंस के, केस स्टडीज के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, रीड किया, सबसे पहले आपने उसको अंडरस्टैंड किया। जब आप समझ गए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या आपसे पूछना चाहता है, उसके बाद जब आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं उस क्वेश्चन को, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे कि उसके डायरेक्टिव क्या हैं, टेल वर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, क्या वो कमेंट करने के लिए आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एग्जामिन करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज, या सिर्फ नैरेट करने के लिए आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब वो थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया, तब नेक्स्ट ऑब्वियस जो इस जर्नी में स्टेशन है वो है कि क्वेश्चन मेरे एग्जैक्टली समझ में आ गया कि सिर्फ कीवर्ड्स नहीं, पूरा क्वेश्चन, ओवरऑल क्वेश्चन की इंटेंट क्या है। मुझे यह भी समझ में आ गया कि इसकी जो डायरेक्टिव है उसका बेसिकली मीनिंग क्या है। और जब यह बात अच्छे से समझ में आ गई तो अब मैं ऑब्वियस सी बात है उस क्वेश्चन के आंसर को लिखना या राइट करना शुरू करता हूं। तो जो आपकी आंसर शीट होगी, स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन के थ्रू। इंट्रोडक्शन कई तरीके का हो सकता है, जो हम आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इन 4 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, तब हम आपके साथ यह भी डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे आंसर को स्टार्ट कैसे किया जा सकता है। वो एक डेफिनेशन का फॉर्म हो सकता है, वो कुछ डेटा का फॉर्म हो सकता है, या रिसेंटली कोई इवेंट हुआ हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट रिलेटेड, उसको बेसिकली कोट करते हुए हो सकता है, या कोई जनरल स्टेटमेंट भी हो सकता है, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, इवेंट हुआ हो, कोई अग्रीमेंट हुआ हो, कोई समिट हुई हो, या उस बेसिकली क्वेश्चन का क्या रेलेवेंस है सोसाइटी के लिए, इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, या किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, वो भी आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो जब आपने एक अच्छा, पावरफुल, अट्रैक्टिव स्टार्ट आपने कर दिया क्वेश्चन का, इंट्रोडक्शन आपने इंश्योर कर दिया, तो जो नेक्स्ट पार्ट बच जाता है
किसी भी अच्छे आंसर का, या मैं तो कहूंगा किसी भी आंसर का, वो है उस आंसर की बॉडी को कंस्ट्रक्ट करना। मतलब आपने शॉर्ट में पहले इंट्रोडक्शन इंश्योर किया किसी भी क्वेश्चन के आंसर का, उसके बाद उसकी जो बॉडी है, और ये बॉडी जो होगी बेसिकली किसी भी आंसर की, इस बॉडी में ही आपको पूरा मसाला डालना है। और मसाला किस किस टाइप का हो सकता है, क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, किन किन चीजों से आप उठा सकते हैं, क्या सोर्सेज आप यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बस हम कुछ मिनटों में आपके साथ बात करेंगे। तब आपने बॉडी कंस्ट्रक्ट कर ली, इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी कंस्ट्रक्शन हो गया जो कि मेजर पार्ट ऑफ द आंसर होगा, उसके बाद शॉर्ट में उसको आप कंक्लूड करेंगे। और कंक्लूजन हो सकता है कि जो आपका टेल वर्ड हो, डायरेक्टिव हो या कीवर्ड हो, उसके हिसाब से भी कंक्लूजन काफी हद तक इंफ्लुएंस हो सकता है। मान लीजिए सिंपल कमेंट के लिए आपसे पूछा तो कंक्लूजन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, या क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोला तो कंक्लूजन, क्योंकि क्रिटिकल एग्जामिनेशन करनी है, थोड़ा सा नेगेटिव साइड को हमें ज्यादा बेसिकली फोकस करना है, तो कंक्लूजन हल्का सा उस क्वेश्चन की डिमांड से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। या सिंपल डिस्कशन के लिए पूछा गया है तो एक डिस्कशन है बिटवीन टू पीपल, तो कंक्लूजन एक बैलेंस फॉर्मेट में हो सकता है, या वे फॉरवर्ड फॉर्मेट में हो सकता है, या आपके ऑब्जर्वेशन एक्सपर्ट ओपिनियन के फॉर्मेट में हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल्स के फॉर्मेट में भी हो सकता है, कुछ नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशंस उसके फॉर्मेट में भी हो सकता है, एग्जामिनर को यह दिखाने के लिए कि एक्चुअली मैंने जो भी बातें अपने इंट्रोडक्शन अपनी बॉडी में कही हैं और जिस तरीके से मैं कंक्लूड कर रहा हूं वो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, वो सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, एक फैक्टलेस बेसिकली आर्गुमेंट नहीं है। एक्चुअली ऐसी चीजें किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में, वर्ल्ड ओवर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में पहले की जा चुकी हैं, तो वो आपके आंसर में वेटेज लाएगा दोस्तों। तो 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन या स्टार्ट, बॉडी ऑफ द क्वेश्चन एंड देन फाइनली कंक्लूजन। और ये तीनों चीजें, और सबसे ज्यादा जो बॉडी है और जो कंक्लूजन है, ये डिपेंडेंट होंगे कि क्वेश्चन का जो डायरेक्टिव वर्ड क्या है। कमेंट है, डिस्कस है, एग्जामिन है, एनालाइज है, नरेट है, एक्सप्लेन है, क्रिटिकली एग्जामिन है, उसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर कि जो हमारे मेन पार्ट्स हो गए, उसमें चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, स्टार्ट हो, चाहे वो बॉडी हो, जहां पे ज्यादातर पार्ट ऑक्यूपाई करेगा आपके मेंस आंसर राइटिंग का, या जहां ज्यादा आप मसाला बेसिकली डालेंगे, या कंक्लूजन हो, इनके लिए इंफॉर्मेशन आप किन किन सोर्सेस से ला सकते हैं। मैंने जब आंसर राइटिंग शुरू की बहुत सारी गलतियां की, इनफैक्ट चाहे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो या सेकंड अटेम्प्ट हो, बहुत सारे लोगों ने मुझसे अच्छा परफॉर्म किया होगा, कुछ लोगों ने मुझसे शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने मेरे इक्विवेलेंट परफॉर्म किया होगा, लेकिन बहुत सारी कॉपियां देखने के बावजूद, बहुत सारे आंसर्स को एनालाइज करने के बाद, खुद के आंसर से, खुद की गलतियों से सीखने के बाद, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है या वर्ड ऑफ एडवाइस है आप सभी को, वो कुछ इस तरीके से है कि आंसर आप कई तरीके से लिख सकते हैं। एक तो जेनेरिक, सिंपल या रूखा सूखा आंसर या ज्ञान देने वाला आंसर लिख सकते हैं, जैसे भारत एक महान देश है, ग्रेट, लेकिन एग्जैक्टली महान क्यों है, वाई इंडिया इज ए ग्रेट नेशन, अनलेस आप उस स्टेटमेंट को, अभी मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं, इनसे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपका आंसर सिर्फ एक बहुत थियोरेटिकल आंसर बन के रह जाएगा, उसमें वेटेज नहीं होगा, उसमें रियल वर्ड कनेक्ट नहीं होगा, उसमें एक्चुअली ऐसा नहीं लगेगा कि जो आंसर राइट कर रहा है, एस्पिरेंट है, कैंडिडेट है, उसको इसकी थियोरेटिकल डेफिनेशन से आगे बहुत ज्यादा एक्चुअली सिचुएशन, प्रॉब्लम, इवेंट या उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। तो अपने आंसर को सिंपल, ब्लैंड, जेनेरिक या सिर्फ एकेडमिक डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड होने के बजाय, अगर उसके अंदर आप अभी जो हम चीजें लिस्ट आउट करेंगे, इनसे इंफॉर्मेशन उसमें डालने की कोशिश करेंगे, तो आपके आंसर में कहीं ज्यादा वेटेज होगा। चलिए एक एक करके बेसिकली कवर करते हैं, वो कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं,
वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं या कौन कौन से मसाले हो सकते हैं जो आपके बहुत सिंपल, प्लेन, ब्लैंड, ज्ञानी आंसर या ज्ञान देने वाले आंसर, उसको एक प्रैक्टिकल आंसर, उसमें वेटेज क्रिएट करने वाले आंसर, या जो एग्जामिनर है वो अट्रैक्ट हो और इस चीज से एग्री करे कि आप सिंपल सिर्फ किताब पढ़ के, बुक पढ़ के बेसिकली आंसर नहीं लिख रहे हैं, आपको एक्चुअली रियल वर्ल्ड में क्या रेलेवेंस है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, सब्जेक्ट का, सेक्टर का, क्वेश्चन का, उसके बारे में भी पता है। इसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए आपका आंसर। जैसे जब भी आप आंसर शुरू करते हैं, चाहे वो उसका इंट्रोडक्शन हो, उसकी बॉडी हो, उसका कंक्लूजन हो, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है आपके मेंस में तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा, मतलब डेफिनेटली वो किसी ना किसी वजह से वो जो क्वेश्चन है, उसका कॉन्सेप्ट है, उसका बेसिकली जो मोटिव है, इंटेंशन है, रेलेवेंस है, हो सकता है उससे रिलेटेड हाल ही में कोई इवेंट रहा हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो अगर आप अभी जो COP26 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 अभी हेल्ड हुई ग्लासगो यूके में, या फिर IPCC की रिपोर्ट AR6 आई है, ऐसे और भी बहुत सारे रिसेंट इवेंट्स हो सकते हैं, इसकी वजह से शायद क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। तो कौन सा रिसेंट इवेंट मेरे क्वेश्चन से मोस्ट लाइकली कोरिलेट करता है, उसको आप कोट करें, या उस क्वेश्चन से रिलेटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है उसको आप कोट कर सकते हैं, या जो कॉन्सेप्ट है उसका डेफिनेशन क्या है, वो भी एक अच्छा वेटेज आपके आंसर में ऐड कर सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट या मसाला हो गया एक अच्छे आंसर का, रिसेंट इवेंट्स क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ताकि एग्जामिनर ये समझेगा कि सिर्फ इसको कॉन्सेप्ट नहीं, एक्चुअली कैसे ये स्टार्ट हुआ पूरा कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकली कैसे इवॉल्व हुआ, क्या इंप्लीकेशंस रहे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के, उसके बारे में भी जो एस्पिरेंट है या आंसर राइटिंग करने वाले को पता है। तो रिसेंट इवेंट्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेफिनेशन, पहला इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। दूसरा इंग्रेडिएंट या मसाला होगा कि उसमें आप फैक्ट्स डालें, उसमें आप फिगर्स डालें, उसमें आप डेटा डालें, और डेटा आपका हिस्टोरिकल हो, करंट अभी क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। जैसे मान लीजिए मैंने जैसे कहा कि भारत एक महान देश है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, बट व्हाई इज इट ग्रेट, क्यों है वो महान, कि इतनी डाइवर्सिटी है, इतने सारे स्टेट्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, यहां पे ये कल्चर है, उड़ीसा में ये कल्चर है, नॉर्थ इंडिया में ये कल्चर है, साउथ इंडिया में ये कल्चर है, ईस्ट इंडिया में ये कल्चर है, वेस्ट इंडिया में ये कल्चर है। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस से पहले हम रफली 24-25% ऑफ वर्ल्ड GDP को कंट्रीब्यूट करते थे। उसके बाद कॉलोनियल मास्टर्स ने इश्यूज क्रिएट किए हमारी इकोनॉमी के लिए, उसके बाद हम वी आर अगेन बैक ऑन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। तो उसमें कुछ फैक्ट्स, फिगर्स, रियल अगर आप डेटा डालेंगे तो वो क्वेश्चन सिर्फ ब्लैंड नहीं रह जाएगा, रूखा सूखा नहीं रह जाएगा। एग्जामिनर को भी लगेगा कि एक्चुअली जो ये कह रहे हैं उसके सपोर्ट में ही इज कोटिंग एक्चुअल डेटा, ही इज एक्चुअली कोटिंग एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो सेकंड इंपॉर्टेंट हो गया, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रिसेंट इवेंट्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेफिनेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया उसमें फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, हिस्टोरिकल, करंट, प्रोजेक्टेड, तीनों ही आप डालने की कोशिश करिए। फिर डायग्राम्स। डायग्राम्स नहीं बनाना, मुझे लगता है अगर मुझसे कोई पूछे कि आपके मेंस आंसर राइटिंग में अगर एक वो कमी रह गई हो तो वो क्या है, तो मुझे लगता है डायग्राम्स बनाने में काफी गैप मेरा रहा फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ सेकंड अटेम्प्ट में भी। लेकिन अगर मुझे दोबारा अगर लिखना पड़े मेंस फिर से, तो मुझे लगता है कि डायग्राम्स बनाने वाला जो पार्ट है इसको मैं डेफिनेटली और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये फैक्ट है कि जो डायग्राम आप शायद 30 सेकंड में क्रिएट कर सकें, वो हो सकता है 2 मिनट की थ्योरी आप लिखें, उसमें भी उतनी इंफॉर्मेशन एक साथ आप ना दे पाएं। साथ ही साथ डायग्राम्स अट्रैक्टिव होते हैं, इजी टू रीड होते हैं। एग्जामिनर फटाक से 5 सेकंड में आपका डायग्राम देखेगा, समझ जाएगा कि इसको कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, इसको इंटरलिंकेजेस के बारे में पता है, इसको ओवरऑल इंपैक्ट के बारे में पता है। वही चीज जो आपका 30 सेकंड का डायग्राम है 2 मिनट हो सकता है आप एक पेज भरने में लगा दें, तो एग्जामिनर एक एक लाइन पढ़ने की कोशिश करेगा, वो उसके लिए भी बोरिंग होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो डायग्राम्स बनाने की मुझे लगता है आपको शुरू से ही
प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूं कि डायग्राम्स बनाना एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से ही आ पाएगा। आप सोचिए कि एग्जाम हॉल में जिस दिन बैठूंगा उस दिन डायग्राम्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, तो नहीं होता है। इसीलिए जैसा मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी कहा कि आंसर राइटिंग आप जल्दी शुरू करिए और उसमें डायग्राम्स बनाने पर आपका मेजर फोकस होना चाहिए। बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, टॉपर्स ने आपको कई बार कहा होगा डायग्राम्स डायग्राम्स डायग्राम्स, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने देखा है, मुझे लगता है 20 to 30% से ज़्यादा एस्पिरेंट्स प्रॉपर डायग्राम्स क्रिएट नहीं कर पाते। डायग्राम्स आपके फ्लो चार्ट हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, ये हम डिटेल आंसर राइटिंग में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट मसाला है, इंग्रेडिएंट है डायग्राम्स। जो चौथा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है इंटरलिंकेजेस। इंटरलिंकेजेस का मतलब मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड आपसे कोई सब्जेक्ट पूछा, लेकिन हम सोचते हैं एजुकेशन के बारे में सिर्फ बता देंगे तो वो इनफ है क्योंकि मुझसे पूछा ही सिर्फ इतना गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, इवन मैं अपने जॉब में देखता हूं एज एन आईएएस, अभी जो मेरी पोस्टिंग है, अगर कोई भी डिसीजन होता है, मान लीजिए कोई लैंड डिस्प्यूट रिलेटेड मान लीजिए कोई सिचुएशन आ गई, तो उसका रेजोल्यूशन करते वक्त हम हमेशा देखेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर पे, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा एजुकेशन पे, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा हेल्थ पे, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा विमेन पे, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा रूरल डेवलपमेंट पे, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा अर्बन डेवलपमेंट पे, इसका इंपैक्ट बेसिकली क्या पड़ेगा कम्युनल हार्मनी पे। तो बहुत सारे, हर चीज बाकी बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड होती है। हम जनरली एक ब्लाइंड फोल्ड में फंस जाते हैं कि अगर हमसे हेल्थ का पूछा है तो हम सिर्फ हेल्थ के बारे में बताएंगे, हमसे एजुकेशन के बारे में पूछा है तो सिर्फ हम एजुकेशन के बारे में बताएंगे। बाकी सेक्टर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स, बाकी एरियाज, चाहे वो लोकल हो, डोमेस्टिक हो, ग्लोबल हो, उनके साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, क्या इंपैक्ट है, क्या इक्वेशन है, इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करना, बताना हम भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो मुझे लगता है चौथा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होगा कि आपको इंटरलिंकेजेस भी अपने आंसर में डेमोन्स्ट्रेट करने होंगे, ताकि जो भी एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि ये सिर्फ इसको एक क्लोज्ड सर्किट में या एक साइलोड अप्रोच नहीं ले रहा है जो भी एस्पिरेंट, इनफैक्ट वो बाकी सारी चीजें, बाकी सारे स्टेक होल्डर्स पे क्या इंपैक्ट हो सकता है उस चीज को भी अकाउंट में ले रहा है। जो बिगर पिक्चर है, ब्रॉडर पिक्चर है, उसको वो इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है, सोचने की कोशिश कर रहा है कि दूसरों पे इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है या दूसरों के साथ इसकी क्या सिनर्जी हो सकती है। तो ये हो गया हमारा चौथा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट या मसाला। पांचवा मसाला, डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हो चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, उस पर्टिकुलर इवेंट से, रिपोर्ट से, सेक्टर से, क्वेश्चन से, उनको आप जरूर कोट करें। उनको आप कोट नहीं करेंगे तो आपने कोई मान लीजिए एक्सप्रेशन वहां लिखा है, आर्गुमेंट लिखा है, उसकी क्रेडिबिलिटी शायद उतनी नहीं होगी अगर उसके साथ आप ये जोड़ देंगे कि एक्चुअली यूएन ने ये कहा है, या एनएसओ का डेटा ये बेसिकली कहता है, या प्लानिंग कमीशन ये कहती है, या नीति आयोग ये कहता है, या कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई, मान लीजिए एआरसी पब्लिश हुई, या इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली पब्लिश हुआ, ये बेसिकली इस बात को स्टेट करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बेसिकली ये कहते हैं। तो अगर आप डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशंस हो, उनको कोट कर पाएंगे, उनके नेम्स को कोट कर पाएंगे, उनके जो रिपोर्ट्स हैं उनको कोट कर पाएंगे, तो वो एक एडेड रियलिस्टिक वेटेज ऐड करेगा आपके आंसर में। और वही हमको ले जाता है अपने नेक्स्ट पॉइंट, मसाला नंबर 6, कि कमिटीज मान लीजिए बनी हो, कमिटी की रिपोर्ट्स कुछ आई हो, या कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल रेफरेंसेस हो उस पर्टिकुलर सेक्टर, क्वेश्चन या एरिया से रिलेटेड, तो उनको भी अगर आप कोट करेंगे तो आपके क्वेश्चन में वेटेज कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा मसाला नंबर 7, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स या गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए हों, या बिल्स हों सेंटर स्टेट लेवल पे, या कोई एक्ट्स हों, या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हों कि हमारे कोर्ट्स ने बेसिकली कोई जजमेंट्स दिए हों, इनको अगर आप कोट करेंगे तो आपका आंसर और ज्यादा सॉलिड होता चला जाएगा। मतलब सिर्फ आप वर्बल, थ्योरेटिकल, सिर्फ एकेडमिक बातें नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअली क्या हो रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस एरिया से रिलेटेड, उस सेक्टर से रिलेटेड,
इसके बारे में डिफरेंट कमिटीज की क्या राय है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बेसिकली क्या रहे हैं, या गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्डर्स क्या हैं, कौन से बिल में क्या प्रोविजंस हैं, कौन से एक्ट्स हैं, या हमारी जुडिशरी, खासतौर से हायर जुडिशरी, चाहे हाई कोर्ट्स हो एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हो, उनको अगर आप कोट करेंगे तो एक अलग ही लेवल, एक अलग ही वेटेज आपके क्वेश्चन में और आंसर में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और जो लास्ट दो इंग्रेडिएंट्स मैं कहूंगा वो है इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो उस पर्टिकुलर टॉपिक इवेंट से बेसिकली रिलेटेड, तो उनको भी आप कोट करिए। तो मुझे लगता है एक ब्लैंड सा आंसर देने की बजाय अगर आप उसमें रिसेंट इवेंट्स डालेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डालेंगे, उसकी डेफिनेशन डालेंगे, सेकंड उसमें फैक्ट्स फिगर्स डेटा डालेंगे, थर्ड उसमें डायग्राम्स डालेंगे, फोर्थ उसमें इंटरलिंकेजेस डालेंगे, बाकी सेक्टर्स लोकल डोमेस्टिक ग्लोबल के साथ कैसे कनेक्ट होता है, फिफ्थ उसमें डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस बेसिकली आप रेफरेंस करेंगे, सिक्स्थ उसमें कमिटीज हैं, कमिटी की रिपोर्ट्स हैं, रेफरेंसेस हैं, उनको बेसिकली आप कोट करेंगे, सेवेंथ उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स हो सकते हैं, बिल्स हो सकते हैं, एक्ट्स हो सकते हैं, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, सेवेंथ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और एट्थ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मुझे लगता है ये सब चीजें आप बेसिकली उसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन से लेके उसकी बॉडी और फाइनल कंक्लूजन में अगर आप इंसर्ट करेंगे अलग अलग लेवल्स पे, तो फिर आपका एक जो आंसर होगा वो एक प्रैक्टिकल आंसर होगा, वो एक रियल आंसर होगा, रियल वर्ड से कनेक्टेड आंसर होगा, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करेगा आपके आंसर में। ये चीज अगर मिसिंग होंगी तो एग्जामिनर को लगेगा कि सिर्फ बुक पढ़ के आप उस आंसर को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज में क्या चल रहा है, क्या डेटाज हैं, क्या फैक्ट्स हैं, कोर्ट जजमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स क्या हैं, और बाकी सेक्टर के साथ क्या इंटरलिंकेजेस है, क्या रेलेवेंस है पूरे टॉपिक का, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस का क्या इस पे टेक है, ये सब चीजें आपको पता ही नहीं है। तो सिर्फ ज्ञान देने से या बाबा टाइप ज्ञान देने से या सिर्फ थ्योरी लिख देने से तो आपका आंसर दूसरों के आंसर के बजाय अलग नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है ये 8 या 9 पॉइंट्स, रिसेंट इवेंट्स, फैक्ट्स, डायग्राम्स, इंटरलिंकेजेस, डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, कमिटीज, आर्टिकल्स, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब डालने से आप हो सकता है 10 में से पहले 4 ही नंबर आ रहे हो सकता है ये 4 के बजाय उसको 6 नंबर बेसिकली कर दे। और ये जो गेम है यूपीएससी का, ये तो पॉइंट्स में बेसिकली खेला जाता है, तो हो सकता है वो 1 मार्क 2 मार्क की पूरा डिफरेंस क्रिएट कर दे आपकी रैंक में, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, कौन सा आपको कार्डर मिलता है, क्या सर्विस मिलती है, ये सारी चीजें बेसिकली डिफाइन हो जाएं। तो दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट डिस्कशंस अभी तक के कि वो क्या क्या पार्ट्स हैं किसी भी अच्छे आंसर के या किसी भी आंसर के। सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद उसकी बॉडी, और बॉडी के बाद उसका कंक्लूजन, और इन सबको पावरफुल, इंपैक्टफुल बनाने के लिए ये 8 या 9 इंपॉर्टेंट मसाले या बेसिकली इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं किसी भी अच्छे आंसर राइटिंग की। तो जब हमारा डिस्कशन हो गया आज के लेक्चर का, तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके पास छोड़ूंगा जो कि अगले लेक्चर में हम डिटेल में आंसर लिख के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लगभग कोशिश करेंगे अगले 1 वीक से 10 दिन में हमारा नेक्स्ट लेक्चर हो जिसमें इन सभी चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको हम प्रेजेंट करें। तब तक फूड फॉर थॉट, आप सोचिए, अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आप उस आंसर को स्टार्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से उसमें आप मसाला डालेंगे और कैसे आप उसको कंक्लूड करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन या एक्सरसाइज 1, जैसे छोटे बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, एक्सरसाइज 1, फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज द लोवेस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो अमंग कंट्रीज विद ए सिमिलर पर कैपिटा इनकम ऑन द परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर दिस लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इन इंडिया। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू करेक्ट दिस सिचुएशन। भारत का कर जीडीपी अनुपात वस्तुतः क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत जैसे प्रति व्यक्ति आय वाले देशों के बीच न्यूनतम है। भारत में न्यून कर जीडीपी अनुपात के कारणों की व्याख्या कीजिए। इस स्थिति को सही करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 2, concerns regarding wide formulation and indiscreet application of discretionary powers of the governors need closer attention. Discuss. मतलब राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के व्यापक निरूपण एवं अविवेकपूर्ण अनुप्रयोग
संबंधी चिंताओं के संदर्भ में सावधानी पूर्वक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 3, द राज्यसभा इज merely a secondary house rather than a second house in the Indian parliamentary system. Critically analyze the statement. Also, compare and contrast the position of the Rajya Sabha vis-a-vis the state legislative councils. भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा वस्तुतः दूसरा सदन ना होने के स्थान पर एक दूसरे दर्जे का सदन मात्र है। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, साथ ही साथ राज्य विधान परिषदों के मुकाबले राज्यसभा की स्थिति की तुलना कीजिए और अंतर भी बताइए। और लास्ट एक्सरसाइज, इन व्यू ऑफ द हाई लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, it is imperative to not only broaden access to education and health, but also financial services. Discuss. Also, highlight the efforts made by the government in recent times to address inequality by promoting financial inclusion. मतलब भारत में असमानता के उच्च स्तरों को देखते हुए न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य बल्कि वित्तीय सेवाओं के पहुंच के स्तर को भी विस्तृत करने की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। साथ ही सरकार द्वारा हाल ही में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर असमानता को कम करने के लिए गए प्रयासों पर भी प्रकाश डालिए। तो ये दोस्तों फूड फॉर थॉट, ये आपका होमवर्क। अगले लेक्चर से पहले 4 क्वेश्चंस कोशिश करिए कि कैसे इसका मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा या कैसे इसको स्टार्ट करूंगा। फिर कोशिश करिए जो मेरा मेन पार्ट होगा, अच्छा एक कुछ हिंट मैं आपको दे देता हूं। मुझे लगता है जो इंट्रोडक्शन होगा, जो डेफिनेशन होगी या उसका स्टार्ट होगा, मुझे लगता है 4 या 5 लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आप आंसर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद रफली 1 पेज मैं कहूंगा आपका बॉडी होगा और रफली 6, 7, 8 लाइन के आसपास आपका कंक्लूजन होना चाहिए। तो एक टिपिकल आंसर यूपीएससी का रफली 1.5 पेज, 1.5 पेजेस के आसपास 150 to 200 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। तो सोचिए जो 9 तरह के मसाले या स्पाइसेस या इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं, उनको इन क्वेश्चंस में आप कैसे डालने की कोशिश करेंगे, कैसे आप स्टार्ट करेंगे, कैसे फैक्ट्स डालेंगे, डिटेल्स डालेंगे, डायग्राम्स डालेंगे, इंटरलिंकेजेस डालेंगे, रिपोर्ट्स डालेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस डालेंगे, कोर्ट जजमेंट्स डालेंगे, कमिटीज डालेंगे, रिपोर्ट्स डालेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें कैसे आप पैक करेंगे उस 150 वर्ड में से और 5.5 to 6 मिनट्स टाइम फ्रेम में। ये है दोस्तों चैलेंज। सो ट्राई all these 4 exercises and wait for and stay tuned for our lecture number 4 on UPSC CSE mains answer writing. Jai Hind, Jai Bharat.